हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, जिसके हमने अब तक टोटल 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। ये मेरा पार्ट 5th है। पार्ट 5th को भी मैं उसी तरह से डिस्कस करूंगा जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। अगर आपने अब तक मेरे प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट कवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपका केएमसी में पूछा गया था सर, कब 2009 में पूछा गया था। सवाल क्या बोला है कि लिमिटिंग स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टाई मेंबर इन ए ट्रस सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ विंड स्ट्रेस। देखिएगा यहाँ पे टाई मेंबर्स की बात की जा रही है, हालांकि हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम कंप्रेशन मेंबर, बट इसमें ये बोला गया है कि सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ विंड स्ट्रेसेस। कैसी कंडीशन दे दी गई है सर? सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ विंड स्ट्रेस की कंडीशन दे दी है। तो अगर हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की फॉर टेंशन मेंबर के लिए, ओनली टेंशन मेंबर की सिर्फ क्या हो सर, वहां पे टेंशन ही टेंशन हो, तो उस कंडीशन में मेरा कितना था सर आपके पास? सर शुड नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए सर आपके पास? 400 से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, अब कहां पे बात करते हैं सर? इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर की अगर हम डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर में जो आपको डिस्कशंस में मैंने बताया था कि वैल्यूज कितनी रहनी चाहिए, तो देखिएगा स्लेंडरनेस रेशियो जो रहना चाहिए आपके पास डेड लोड प्लस लाइव लोड के केस में वो कितना रहना चाहिए सर आपके पास? 180 रहना चाहिए। और उसी तरह से स्लेंडरनेस रेशियो अगर हमारा विंड लोड दे दिया जाए या फिर आपका अर्थक्वेक लिया जाए तो उस कंडीशन में कितना होना चाहिए सर आपके पास? उस कंडीशंस में भी हमने बताया है सर आपके पास 250 होना चाहिए। और अगर हमारे पास कंडीशन कैसी हो, स्लेंडरनेस रेशियो हो, एज ए टाई मेंबर हो, और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की बात की जाए, कैसी सर? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की बात की जाए। और जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की बात की जाए तो इस कंडीशन में मेरा जो स्लेंडरनेस रेशियो रहता है वो आपके पास कितना रहता है सर? 350 रहता है। अब जो सर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का जो रीजन है वो किसके कारण आ सकता है सर आपके पास? वो सर विंड लोड के कारण भी आ सकता है, विंड लोड के कारण, एक सेकेंड भाई, विंड लोड के कारण भी आ सकता है, और आपके पास सर अर्थक्वेक के कारण भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, सारे के सारे स्लेंडरनेस रेशियो मैंने आपको बता दिया है कि सर टेंशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो 400 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर हम कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो लोड के केस में 180 रहता है, विंड लोड और अर्थक्वेक के केस में सर 250 रहता है, और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के कारण आपका कितना रहता है सर? 350। तो आज रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर? 350 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एन इंजीनियरिंग वांट्स टू डिजाइन ए स्टील एक इलेक्ट्रिक पोल। किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोल आप सभी ने देखा होगा किस तरह से होता है सर। मैं अगर इलेक्ट्रिक पोल का डायग्राम बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से होता है सर। उसका जो बॉटम पोर्शन होता है वो रिजिड होता है, रिजिड बोले तो उसका बेस जो प्रिपेयर किया जाता है वो आपका पीसीसी सा बनाया जाता है। यानी तो इसका एंड कैसा होता है सर आपके पास? एक एंड इसका सर फिक्स्ड होता है, बट जहां से आपकी वायर कनेक्ट होती है ना वो आपके पास कैसा होता है? फ्री होता है। और फ्री क्यों होता है सर? इसीलिए होता है ताकि जो वहां पर इलेक्ट्रिक का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसा हो सर? एज ए यूनिफॉर्मली हो। क्लियर है? यानी कि आपका करंट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इस कंडीशंस में अगर मैं इलास्टिक डिफॉर्मेशंस इसका कर्व बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस कंडीशंस में हम क्या निकाल सकते हैं सर? इसका इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? हालांकि अभी देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस में जो बोला जाएगा हम वही निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या बतानी है? इसकी इफेक्टिव लेंथ। तो देखिएगा उसने बोला है कि हाइट कितनी दे दी है? 6 मीटर दे दी गई है। विद एंड कंडीशन इज वन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन व्हाइल अदर इज फ्री। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वन एंड्स पे ना तो सर वहां पर रिस्ट्रेन किया गया उसको ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, मतलब फिक्स है। क्लियर है? वहां से ना मूव कर सकता है और ना ही वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बट जो अदर एंड है सर वहां पे क्या है? वहां पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो, बिल्कुल फ्री छोड़ा गया है। तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ क्या है? तो इस कंडीशंस में अगर मैं इफेक्टिव लेंथ बताऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू आती थी स्टूडेंट, बिल्कुल। एक आती थी सर मेरे पास 1.0 एल, 1 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट, हम बात कर रहे हैं वन एंड फिक्स एंड
अदर एंड फ्री 2.0L और दूसरी भी सर 2.0L। ये आपके पास थ्योरेटिकल भी है और ये हमारे पास प्रैक्टिकल है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो L इफेक्टिव मेरे पास क्या बनने वाला है सर, 2 टाइम्स L बनने वाला है। L क्या हो सकता है आपके पास, लेंथ भी हो सकती है और हाइट भी हो सकती है। यहाँ पे हाइट दी गई है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L को क्या लिख सकते हैं सर, हम H लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सर 2 टाइम्स H हो जाएगा। तो H कितनी दे दी गई है सर आपके पास, हाइट 6 मीटर दे दी गई है। तो यहाँ पर आपके पास इफेक्टिव लेंथ निकल के आ गई है सर कितनी, सर हमारे पास 12 मीटर्स निकल के आ गई है। अब जब 12 मीटर निकल के आ गई है तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन। क्लियर है, 12 मीटर्स आ गई है। तो इस तरह के सवाल आपको मैंने पहले भी एक या दो सवाल इससे रिलेटेड कवर किए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि इन द केस ऑफ इनकेस्ड कॉलम एज पर IS 800 1984, देखिएगा आपको क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू IS 1984 द मिनिमम विड्थ ऑफ सॉलिड कास्टिंग, क्या बताना है आपको, एज पर IS 800 1984 के मुताबिक आपको क्या बताना है, मिनिमम विड्थ ऑफ सॉलिड कास्टिंग बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या बताएंगे सर आपके पास, मिनिमम विड्थ ऑफ सॉलिड कास्टिंग, सॉलिड कास्टिंग क्या होगा, जहां पे उसने बोला है बी क्या है सर आपके, विड्थ ऑफ स्टील फ्लैंज है। तो ये हो जाएगा सर आपके पास विड्थ ऑफ स्टील फ्लैंज प्लस आपके पास 100 mm हो जाएगा। क्लियर है, बी को लिखेंगे हम बी नॉट। तो ये कोडल प्रिजन है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपके पास सर मिनिमम विड्थ ऑफ सॉलिड कास्टिंग होगा वो क्या हो जाएगा सर आपके पास, हो जाएगा विड्थ ऑफ स्टील फ्लैंज प्लस 100 mm। कि जो भी आपके पास विड्थ ऑफ स्टील फ्लैंज होगी कॉलम की, उसमें आपने कितना ऐड करना है सर, आपका 100 mm ऐड करना है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया आपके पास क्या हो गया सर, ए फॉर अंबाला इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है कि एज पर IS 800 2007 इफ IB is the distance between innermost connecting line of the rivet or weld perpendicular to the main member, then thickness of the battens is T shall not be less than। आपको क्या बताना है, आपको बताना thickness of batten किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एज पर IS 800 2007 के मुताबिक, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट को इसने टी से रिप्रेजेंट किया है, टी से रिप्रेजेंट, किससे कम नहीं होना चाहिए सर आपके पास, शुड नॉट बी लेस देन, सर शुड नॉट बी लेस देन आपके पास LB या IB सॉरी LB डिवाइडेड बाय, किससे कम नहीं होना चाहिए सर आपके पास, ये 50 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां पे आपके पास IB क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन ऑफ द रिवेट और बोल्ट है। तो ये भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है कि कंप्रेशन मेंबर टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, कि जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो आपका बकल होता है किस डायरेक्शन में, लीस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शंस या मिनिमम क्रॉस सेक्शन या आपके पास एक्सिस ऑफ लोड या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड। तो किसके लॉन्ग होगा आपका, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस के रिस्पेक्ट में। और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस को मैं क्या बताता हूं सर, आर मिनिमम। और आर मिनिमम क्या होता है सर आपके पास, आई बाई ए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो mm4 होता है, और एरिया क्या होता है सर आपके पास, mm² होता है। क्लियर है, कुछ इसी तरह से आपने देखा है, यस सर। तो इसका आपने जब यहाँ पे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो आप यूनिट निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपके पास, ये आ जाएगा mm²। स्क्वायर से आपका रूट गया तो आपका किस में आ जाएगा, mm में। तो यहाँ पर जो आपके पास लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस होगा वो किस में होगा सर, हमारे पास mm में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंप्रेशन मेंबर सेक्शन। आपको बताना है कि इसमें से सबसे बेस्ट कंप्रेशन मेंबर सेक्शन कौन सा है, सिंगल एक्सल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शन, आई सेक्शन या ट्यूबुलर सेक्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा सर ट्यूबुलर सेक्शंस। ट्यूबुलर सेक्शन थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्यूबुलर सेक्शन की ऐसी क्या खासियत है। देखिएगा ट्यूबुलर सेक्शन है कुछ इस तरह से, इस तरह से। और अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सिस की, तो इसका CG से पास करेंगे आपके इसका एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो क्या रहता है सर आपके पास, सेम रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX इज इक्वल टू IYY रहता है।
क्लियर है, अलोंग द सीजी ऑफ द मेंबर, अलोंग द सीजी, ठीक है, सीजी बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसीलिए ट्यूबुलर सेक्शन को क्या माना गया है, सबसे बेस्ट कंप्रेशन सेक्शन माना गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द इफेक्टिव हाइट ऑफ बेयरिंग स्टिफनर्स। देखिएगा बेयरिंग स्टिफनर्स की बात की जा रही है। अब देखिएगा इसने डेप्थ के रिस्पेक्ट में बात की है, आपके इफेक्टिव लेंथ के रिस्पेक्ट में भी हम बात कर सकते हैं। क्लियर है, अगर हम बुक में देखते हैं तो बेयरिंग स्टिफनेस की जो इफेक्टिव हाइट होगी, देखिएगा क्या लिखी गई है, बेयरिंग स्टिफनर्स नर्स की जो हमारे पास क्या लिखी गई है, आपके पास हाइट लिखी गई है, इफेक्टिव हाइट ऑफ बेयरिंग स्टिफनर्स, इफेक्टिव हाइट वो क्या हो जाएगी आपके पास सर, इफेक्टिव हाइट एच इफेक्टिव लिख देते हैं, वो सर आपके पास होगी सर 0.7 से लेके 7 टू 0.75 इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ या डेप्थ ऑफ दी वेब बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ दी वेब बोल सकते हैं, ऑफ दी वेब बोल सकते हैं। अब देखिएगा ये कितना सही है, ये भी हम चेक करेंगे। हालांकि इसका बहुत सारी बुक में इसका यही आंसर दिया है, हालांकि आप आंसर लगाओगे यहाँ पर 0.7, ठीक है, बट मैं अगर इफेक्टिव लेंथ के रिस्पेक्ट की बात कर लूं या इफेक्टिव हाइट के रिस्पेक्ट में, बात एक ही है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, अगर हम बात करते हैं बेयरिंग स्टिफनेस फॉर स्टील गर्डर की, बेयरिंग स्टिफनर्स फॉर स्टील गर्डर, ये देखिएगा, तो स्टील गर्डर के रिस्पेक्ट में कितना होता है, अगर आपने सर ये वेरी करती है, कितनी वेरी करती है सर, यहाँ पर आपके पास इफेक्टिव लेंथ या बोल सकते हैं यहाँ पर इफेक्टिव हाइट, तो ये वेरी करती है सर हमारे पास 0.4 से लेकर आपके पास 0.43 से लेकर 1.0 टाइम्स डेप्थ ऑफ दी वेब, डेप्थ ऑफ दी वेब इतना वेरी करता है। क्लियर है, अगर सर आपने एंड स्टिफनर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, किसकी बात की गई है, अगर सर एंड स्टिफनर है, एंड बेयरिंग स्टिफनर बोल सकते हैं आप, तो मैं एंड बेयरिंग लिख देता हूं, ठीक है, एंड बेयरिंग स्टिफनर, ठीक है, तो एंड बेयरिंग स्टिफनर्स के केस में कितनी होती है सर आपके पास 0.43 से लेकर 0.7 के आसपास होती है डेप्थ ऑफ दी वेब बोले तो DW। और अगर सर आपने इंटरमीडिएट स्टिफनर्स प्रोवाइड किए हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बेयरिंग स्टिफनर, ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टिफनर्स में क्या होगा सर आपके पास, ये हो जाएगा सर आपके पास 0.7 से लेकर 1.0 डेप्थ ऑफ दी वेब के बीच में वेरी करते हैं। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास स्टील गर्डर की बात करेंगे तो 0.43 से 1.0 डेप्थ ऑफ दी वेब के बीच रहेगा, एंड बेयरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे तो 0.43 से 0.7 और इंटरमीडिएट करेंगे तो 0.7 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसका आंसर अप्रोक्स हम सी भी लगा सकते हैं अगर हमें इस कोडल के प्रोविजन से, बट अगर आप ये याद रख सकते हो तो आप इसको भी देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है आपके पास कि इन बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर लेसिंग इज जनरली प्रेफर्ड टू बेटन वेयर, लेसिंग को हम जनरली कब प्रेफर करते हैं, देयर इज इसेंट्रिक लोड ओनली, देयर इज नो इसेंट्रिक लोड, कि जब वहां पे क्या हो सर आपके पास इसेंट्रिक लोड हो। इसेंट्रिक लोड का मतलब है कि लोड है आज वो आपके मेंबर के सीजी से पास नहीं कर रहा है, जब मेंबर के सीजी से पास नहीं कर रहा है तो कहां से पास कर रहा है सर, अवे पास कर रहा है, जब अवे पास कर रहा है तो उस कंडीशन में उस मेंबर्स के अंदर क्या आएगी, इसेंट्रिसिटी जनरेट होगी। अब जब इसेंट्रिसिटी आएगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेसिंग और बेटन्स को प्रेफर करते हैं। क्लियर है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द रेडियस ऑफ जायरेशंस ऑफ ए रोल्ड सेक्शंस इज अबाउट, देखिएगा रेडियस ऑफ जायरेशंस की बात की जा रही है, यानी कि आर मिनिमम, मैंने अभी बताया आपके पास ये क्या होता है सर, ये होता है सर आपके पास आई बाई ए होता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आई बाई ए आपके पास कहाँ है, ऑप्शन ए के अंदर ही आ गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, कंप्रेशन फ्लैंज शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम, कंप्रेशन फ्लैंज की बात की जा रही है, किसकी सर, कंप्रेशन फ्लैंज, और दूसरा मैं बोल देता हूं आपके पास टेंशन,
सॉरी कंप्रेशन फ्लैंज हो गया आपके पास, उसके बाद कंप्रेशन वेब, कंप्रेशन वेब, सारे की पॉइंट्स बताऊंगा आपके पास। जो कंप्रेशन फ्लैंज है उसको जो प्रिवेंट किया जाता है किससे सर, लेटरल बकलिंग से, ठीक है, प्रिवेंटेड लेटरल बकलिंग, तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्रिवेंटेड लेटरल बकलिंग। और अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन वेब, तो उसको जो प्रिवेंट किया जाएगा वो आपका वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग, ठीक है। तो दोनों आपको क्लियर हो गए। तो आज पूछा है कंप्रेशन फ्लैंज शुड बी प्रिवेंटेड बकलिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा सर बकलिंग। तो यहाँ पे कंप्रेशन फ्लैंज पूछा है, अगर आपसे कंप्रेशन वेब पूछ रहेगा तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, वेब क्रिपलिंग हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि इन ए कंप्रेशन मेंबर प्लेट एलिमेंट्स भी बकल, बिल्कुल कि प्लेट एलिमेंट्स अगर आपका बकल हो रहा है बिफोर द इंटायर मेंबर्स फेल द अवॉइड दिस विच ऑफ द फ्लोइंग रिकमेंडेशंस आर मेड, तो कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आपको चाहिए। पहला बोला है कि थिकनेस ऑफ द मेंबर इज टेकन एज इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है सर। नेक्स्ट बोल रहा है सर लेंथ ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, नहीं सर लेंथ ऑफ एलिमेंट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। दूसरा बोला है लेंथ ऑफ मेंबर इज इंक्रीज, सर मेंबर को भी नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, फॉल्स हो गया है। फोर्थ बोला है लेंथ ऑफ आउटस्टैंड इज डिक्रीज, बिल्कुल लेंथ ऑफ आउटस्टैंड को क्या कर सकते हैं हम, डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट ट्रू है और फोर्थ ट्रू है, तो किसके साथ जाएंगे सर आप, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे डियर। कहां पे पूछा गया था, HPPSC जे यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि वन डिजाइनिंग द स्टील स्ट्रक्चर वन मोस्ट इंश्योर द लोकल बकलिंग, कि इनमें से कौन सा इंश्योर करता है आपका लोकल बकलिंग। तो लोकल बकलिंग के जो इंश्योर कराता है वो क्या होता है आपके पास, डेप्थ टू थिकनेस रेशियो, क्या होता है, डेप्थ टू थिकनेस रेशियो होता है डियर आपके पास, थिकनेस रेशियो, ये ध्यान रखना है। ये इंश्योर करता है आपको किसको सर, आपकी सर लोकल बकलिंग को। वेब डज नॉट टेक प्लेस, दिस चेक may not be very critical when using rolled steel section because quality control at the time of manufacturing rolled section is very good, देखिएगा इससे रिलेट बात नहीं करेंगे हम, फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट वेब डेप्थ अवेलेबल आर स्मॉल, सर ये भी फॉल्स हो गया है। वेब स्टिफनेस आर बिल्ट अप इन रोल्ड सेक्शन, फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट बोला है डेप्थ टू थिकनेस रेशियो आर अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड, बिल्कुल सही, ट्रू, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डेप्थ टू थिकनेस रेशियो, ठीक है बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, डी इसका राइट आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक जॉइंट प्रोवाइडेड इन द लेंथ ऑफ कॉलम इज कॉल्ड, तो देखिएगा एक कॉलम आपके पास ये है और दूसरा कॉलम ये है, जब इनको आपस में आप कनेक्ट करते हैं यानी कि एक जॉइंट्स आप प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको हम सप्लाइस बोला जाता है, सप्लाइसेस बोला जाता है, क्या कॉलम सप्लाइस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया सर ये, और कॉलम सप्लाइसेस की जो लेंथ होती है आपके पास शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ दी कॉलम लेंथ, कॉलम लेंथ को मैं एल से इंडिकेट करता हूं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कंप्रेशन मेंबर द डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर शुड बी इंक्रीज, तो आपके पास जो इफेक्टिव लेंथ है बैटन की वो कितने परसेंट इंक्रीज कर दी जाती है सर, 10% तक इंक्रीज की जाती है, तो 10%। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। और बैटन और अगर लेसिंग की बात करते हैं किसके लिए डिजाइन करते हैं सर, टू रजिस्ट द ट्रांसफर शेयर फोर्स, और ट्रांसफर शेयर फोर्स क्या होता है आपके पास 2.5% ऑफ एक्सियली लोड। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि बेंडिंग कंप्रेशन एंड टेंसाइल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली कैलकुलेटेड ऑन बेस्ड ऑन, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सर किसकी, आपके पास सबसे पहले कंप्रेशन की, बेंडिंग कंप्रेशन, इसके रिस्पेक्ट में जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है ग्रॉस एरिया। और अगर हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, इसके रिस्पेक्ट में जो एरिया आएगा उसको हम बोलते हैं नेट एरिया। क्लियर है। तो ग्रॉस एरिया जो निकलता है मेरे पास B इंटू टी से निकलता है, और ये आपके पास B माइनस एन डी नॉट इंटू टी से निकलता है। क्लियर है, क्योंकि जब हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी प्लेट होती है वो होल से अफेक्ट होती है,
जब होल से अफेक्ट होती है तो उसके रिगार्डिंग हम ए नेट कैलकुलेट करते हैं। और जब हम बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर की, तो कंप्रेशन मेंबर में जो आपका प्लेट कनेक्ट होता है वो आपका किसी भी तरह से होल नहीं होता, उसके अंदर पूरी तरह से सॉलिड होती है। और जब सॉलिड होती है तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं सर, ग्रॉस एरिया देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल मेंबर इन रिवेटेड ट्रस इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग वेयर एल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होगा आपका आंसर। तो अगर हम बात करते हैं वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज्ड की, तो एल इफेक्टिव क्या आता है सर हमारे पास, तो एल इफेक्टिव आता है सर 0.70 एल और 0.80 एल आ रहा था। तो आज 80 तो है नहीं है, बट आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं सर 0.85 एल। आप इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस। आपको क्या बताना है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस बताना है। तो उसके लिए मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब बेस के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या था सर आपके पास, रूट 3w आपके पास a का स्क्वायर माइनस 0.3 b का स्क्वायर, कुछ इसी तरह से था आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, बेरिंग स्ट्रेसेस यानी कि सिग्मा बी आर बेरिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिएगा आपके पास सारी की सारी कंडीशन दी गई है। ए और बी क्या है आपके पास, ए और बी आपके पास स्मॉलर एंड लार्जर प्रोजेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखते हैं यहाँ पे साइज दे दिया गया हमारे पास सर, साइज कितना दे दिया है आपके पास 400 इंटू 400 दे दिया गया है। आगे क्या बोला है उसमें आपके पास डेप्थ दे दी गई है सर, तो डेप्थ दे दी सर हमारे पास 300 क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद विड्थ दे दी गई सर हमारे पास कितना सर, 250 दे दिया गया है। और आपके पास एक्सियली लोड दे दिया है, यानी कि हमारे पास सर पी दे दिया है कितना सर, 200 किलो न्यूटन दे दिया गया है। और आपके बेरिंग स्ट्रेस सिग्मा बी आर दे दिया है सर हमारे पास कितना, 185 मेगा पास्कल दे दिया गया। सारी की सारी वैल्यूज दे दी गई है। अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है, पहले आपको लोड दिया है, तो बिल्कुल सर लोड दिया है हमारे पास कितना सर, 200 किलो न्यूटन दे दिया गया है। लोड के साथ हमारे पास क्या दे दिया गया है, बेरिंग स्ट्रेस दे दिया है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेस भी दे दिया है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं आप, ये W निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, P बाई ए हो जाएगा। ये कितना है सर 2। अब एरिया कौन सा आएगा, जो आपके पास साइज दिया है, तो साइज मेरे पास सर 400 इंटू 400। जरा सॉल्व कीजिएगा कितना है आपके पास, यहाँ पर सॉल्व करके आएगा आपके पास, ये किलो न्यूटन है, न्यूटन बना दिया जाए 10⁻³ तो ये आपके पास हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 400 इंटू 10⁻³ कितना आ गया सर, 1.25 आ गया आपके पास। कितना आ गया है सर, 1.25, यही आया है ना, यस सर, 1.25 न्यूटन पर mm²। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400 इंटू 400 कितना है सर, 1.25। W आ गया है। तो आपने प्रोजेक्शन निकालना है, आपने A, एक स्मॉलर प्रोजेक्शन और लार्जर प्रोजेक्शन आप फाइंड आउट कर दोगे, तो A आप निकालोगे तो A हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सर 400, सही दिया है 400 माइनस विड्थ कितनी दी गई है सर हमारे पास, 250 डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा 2। उसी तरह से आप बी प्रोजेक्शन फाइंड आउट कीजिएगा, तो बी आपके पास साइज दिया है 400, डेप्थ कितनी दी गई है सर हमारे पास, डेप्थ दी गई है सर 300। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। जरा सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर, 400 माइनस 250 तो आपके पास कितना आ गया, 150 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया सर यहाँ पर, 75 आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास 100 डिवाइड बाय 2 तो आपके पास कितना आ गया सर, 50 आ गया है। तो आपने क्या निकाल दी है, स्मॉलर और लार्जर प्रोजेक्शन निकाल दिया है, यानी कि ए और बी आपका कैलकुलेट कर दिया है। अब सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, अब आप पुट अप कर दीजिएगा। क्लियर है? तो पुट करेंगे यहाँ पर, थिकनेस निकालना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स W कितना दिया है, 1.25। ठीक है, ए कितना दिया है सर हमारे पास, 75 का स्क्वायर माइनस 0.3, बी दिया है हमारे पास 50 का स्क्वायर। क्लियर है? और बेरिंग स्ट्रेसेस कितनी दे दी गई है सर हमारे पास, ये दे दी है आपके पास 185 दे दी गई है।
क्लियर है? तो सॉल्व कीजिएगा जरा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम अंदर की टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास थिकनेस कितना आ गया सर? 9.94 mm आ गया है, यानी कि अप्रोक्स मेरे पास कितना आ गया है सर? 10 mm आ गया है। तो यहाँ पे आपके पास थिकनेस आ गई है, बिल्कुल सही सर। तो थिकनेस आ गई सर आपके पास 10 mm। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट है सर इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपने निकाल दिया है। फॉर्मूले में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे आउटसाइडर की प्रोजेक्शन है। तो आपने ए फाइंड आउट किया यहाँ पे, और बी फाइंड आउट किया, और सर आपने यहाँ पे डब्ल्यू फाइंड आउट किया। क्लियर है? और फाइनली हमारा आंसर आ गया है सर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वर्टिकल कॉलम। आपको क्या निकालना है? स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है वर्टिकल कॉलम का, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एरिया दे दिया गया है सर 10 कॉलम ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर डाया। डाया दे दिया आपके पास। डाया कितना दे दिया है सर? मेरे पास 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। लेंथ मेरे पास कितनी दे दी है? 3 मीटर। 3 मीटर बोले तो 300 सेंटीमीटर दे दी गई है। स्लेंडरनेस रेशियो देखते हैं हम, तो सर एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम करते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं सर हम? आर मिनिमम। अब देखिएगा यहाँ पे एल इफेक्टिव नहीं दिया गया है, जो भी लेंथ दी गई है उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो आर मिनिमम तो मैंने आपको अभी बताया भी था, क्या होता है सर आपके पास? आई बाई ए होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपके पास? ये होता है सर पाई डी की पावर 4/64 डिवाइडेड बाय एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। कुछ इसी तरह से होता है। यस सर। तो जब हमने इसको कैंसिल किया था, कैंसिल कीजिएगा जो जो आपका कैंसिल हो रहा है यहाँ से, सर डी स्क्वायर है D4, तो डी स्क्वायर रहा। पाई से सर पाई कैंसिल गया, बिल्कुल सर। यहाँ पे 4 है, 4 से 64 गया, तो आपके पास कितना आया सर? 16 आया। यहाँ पे 16 आया है, यहाँ पे 2 बचता है। तो लास्ट में आपके बचता क्या है सर? यहाँ से बचता है हमारे पास सर डी स्क्वायर बाई 16 बचता है। स्क्वायर से रूट गया, और सर 16 का रूट 4 आएगा। तो यहां से सर मेरे पास जो आर मिनिमम आया था वो आपके पास डी बाई 4 आ गया था। क्लियर है? तो आर मिनिमम आपने निकाल दिया है सर। आर मिनिमम कितना है? डी। अब डी कितना है सर मेरे पास? 10 सेंटीमीटर। 10/4, 10/4 बोले तो 5.2, यही हुआ है। तो 10/4 किया आपने तो कितना आया सर आपके पास? 5/2। 5/2 का आया तो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आ गया है। तो आपको तो स्लेंडरनेस रेशियो बताना था। तो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा? मेरे पास जो दिया है सर ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम कितना सर? 2.5। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2.5। कितना आया सर आपके पास? 120। और स्लेंडरनेस रेशियो आ गया आपके पास 120। तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपने कैलकुलेट नहीं किया था जिसमें आपको स्लेंडरनेस रेशियो पूछ लिया जाए। तो स्लेंडरनेस रेशियो आपका पूछ लिया गया है, और इस कंडीशन में आपने देखा सर एल इफेक्टिव किसके इक्वल है सर? मेरे पास एल के, यानी कि लेंथ के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा सर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि कंप्रेशन मेंबर विच में बी ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन, कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपका कंप्रेशन मेंबर है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रट एक ऐसा कंप्रेशन मेंबर है जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर स्टर्ट हो गया है। हालांकि कॉलम क्या है हमारे पास? कॉलम भी हमारे पास क्या है सर? एक कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है। बट इट शुड नॉट बी ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन। इसको हम एनी डायरेक्शन में ओरिएंट मतलब इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है? बट अगर स्टट है उसको हम लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सर बीम की, तो बीम हमारे पास कैसा मेंबर है सर? फ्लेक्सुरल मेंबर है। कैसा है? फ्लेक्सुरल। और टाई कैसा है सर आपके पास? टेंशन मेंबर है। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? स्लेंडरनेस रेशियो इज द फंक्शन ऑफ। अभी मैंने आपको बताया स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपके पास? के एल बाई आर मिनिमम होता है, और के एल को लिख सकता हूं मैं सर एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। क्लियर है? तो यहां से स्लेंडरनेस रेशियो किस किस का फंक्शन हुआ सर? ये हुआ हमारे पास सर इफेक्टिव लेंथ का और सर आर मिनिमम का।
क्लियर है? तो देखिएगा इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ जायरेशंस, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, आपके पास डी हो गया है। क्लियर है? बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोला है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर एट द कॉलम बेस, मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर बताना आपको, कॉलम बेस शुड नॉट बी एक्सीड बेयरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, तो बेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है वहां पर आपके पास 0.60 FCK होती है। कितनी सर? 0.40 सॉरी 60 FCK। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या बोला है कि फ्लैट कंप्रेशन एलिमेंट्स ऑफ ए कॉल्ड फ्रॉम स्टील सेक्शन स्टीफन्ड एट बोथ एज, दोनों तरफ से क्या किया गया है, उसको स्टिफ किया गया है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड, अगर दोनों तरफ से है स्टिफ्ड और पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द है तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन मेंबर, तो बोलेंगे पर स्टीफन्ड बोलेंगे या अनस्टीफन्ड। अब दोनों तरफ से स्टिफ किया गया है तो उसको हम स्टीफन्ड कंप्रेशन बोलेंगे, अगर एक तरफ से किया होता है तो उसको हम अनस्टीफन्ड कंप्रेशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इफ 18 mm रिविट्स आर यूज लेसिंग बार द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग, तो इसके लिए थंब रूल है आपको याद रखना कि मिनिमम विड्थ बताते हैं, अगर मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग तो ये क्या होता है सर आपके पास 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिविट या बोल्ट होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम डाया आपके पास 18 दे दिया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 54 mm आ गया है। तो ऑप्शन में चेक कीजिएगा 54 आ रहा है सर 55 आ रहा है, तो क्या मैं इसको 54 की जगह 55 लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो आपका जो राइट आंसर हो गया है ये आपका थंब रूल है कि मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग क्या होता है आपके पास 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिविट या बोल्ट होता है। बट अगर हम बात करते हैं कोडल प्रोविजन की, एज पर IS 800 2007 के मुताबिक अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट आ जाएगा जो किस में हो जाएगा सर आपके पास mm में हो जाएगा, और जो सेकंड आपके पास बनेगा वो किसका बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा आपके पास सर मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग, मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार, वो भी किस में रहेगी सर आपके पास mm में रहेगी। ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पर पहला कि अगर सर हमारे पास क्या हुआ 16 mm होगा तो क्या होगा, 18 mm होगा तो क्या होगा, और 20 mm होगा तो क्या होगा आपके पास, और 22 mm होगा तो क्या होगा। तो देखिएगा थंब रूल क्या बोलता है, 3 गुना कर देना है आपने जो भी आपका नॉमिनल डाया दिया गया होगा, तो 16 का 3 गुना कितना होता है 48, बट कोड ने कितना दिया है 50 mm दिया है। ठीक है? उसी तरह से आपके कोड में नॉमिनल डाया 18 दिया है, 18 का 3 गुना कितना हो गया 54, बट कोड ने कितना मेंशन किया है यहाँ पर सर 55 mm किया है। उसी तरह से 20 का 3 गुना कितना होता है 60, तो कोड ने भी दिया है 60 mm। 22 का 3 गुना 66 होता है बट कोड ने दिया है 65 mm। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि ये काफी बारी आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आपने क्लियरली कर दिया उसको। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोल रहा है कि इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट एक्सिस इज I एंड इफेक्टिव सेक्शनल एरिया इज A, द रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है आपके पास रूट I/A, तो पहला ऑप्शन बोला है R इज इक्वल टू I/A, दूसरा बोला R इज इक्वल टू रूट I/A। यस सर I/A, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर बी हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सर आपके पास mm होती है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है कि अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो डबल एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, देखिएगा किसकी बात कर रहा है वो, डबल एंगल की बात कर रहा है, प्लेस बैक टू बैक एंड कनेक्टेड इज वन साइड ऑफ गसेट प्लेट इज रिड्यूस बाय, तो कितना रिड्यूस करेंगे सर आप, तो उस कंडीशन में आप 80% रिड्यूस करेंगे। ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर किसकी, अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस, किसकी बात कर रहे हैं हम, अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं, अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा AC, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सर
80% करेंगे तो पॉइंट सिग्मा AC हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस ये होगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है? यस सर, हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ एंगल सेक्शन। अब जो आपका कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें वेरियस एंगल सेक्शन आपके कंसिस्ट होते हैं। तो एंगल सेक्शन आपका कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, आपका डिसकॉन्टिन्यूस सिंगल स्ट्रट भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस डबल एंगल स्ट्रट भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रट के केस में, तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रट के केस में अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस क्या होगा आपके पास? सिग्मा AC। सिंगल एंगल के केस में भी क्या होगा? सिग्मा AC। और अगर हम डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रेट की बात करेंगे तो पॉइंट सिग्मा AC हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर? ऑल दी ऑप्शंस आपके पास क्या है? सही है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट की बात की जा रही है। तो जब सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट की बात की जा रही है तो इसका एरिया दे दिया है, एरिया हमारे पास 30 सेंटीमीटर दे दिया है। अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा AC हमारे पास कितना दे दिया है सर? आपके पास सिग्मा AC दे दिया है सर 625 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। उसने क्या बोला है? सेफ लोड निकालना है। तो सेफ लोड के लिए आपको देखिएगा, सेफ लोड जब हम निकालेंगे तो सेफ लोड क्या हो जाएगा आपके पास? डिजाइन स्ट्रेस, ये हो जाएगा सर डिजाइन स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेस कैसे निकलेगा देखिएगा, डिजाइन स्ट्रेस, तो डिजाइन स्ट्रेस आप निकालेंगे यहां पर, ये हो जाएगा सर अलाउबल स्ट्रेस सिग्मा AC डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास हो जाएगा। तो अलाउबल स्ट्रेस कितना है सर? 625। और अगर मैं अलाउबल स्ट्रेस की बात करता हूं मटेरियल के लिए तो कितना होता है सर? 1.25 होता है। तो जरा सॉल्व कीजिएगा इसको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 625 डिवाइडेड बाय 1.25 कितना आएगा सर? 500। तो यहां से आ जाएगा सर 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो इतना आ गया सर हमारे पास। तो यहां से सेफ लोड को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो डिजाइन स्ट्रेस कितना हुआ सर मेरे पास? 500 हुआ आपके पास। और अगर बात करता हूं एरिया की, 300 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, तो आपके पास किस में आएगा सर? kg में आएगा। तो यहाँ पे आ गया जो आपके पास P, वो आ गया सर 15,000 kg आ गया है। 15,000 kg का मतलब क्या है? एक टन में कितने होते हैं? 1000 kg। तो इसको टन में बनाना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 15 टन आ जाएगा। तो देखिएगा आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा सर? सी इज द राइट आंसर। एरिया दिया हुआ था, अलाउबल स्ट्रेस दिया हुआ था, सेफ लोड आपने निकाल दिया सर, क्या होगा सर? डिजाइन स्ट्रेस इनटू एरिया। डिजाइन स्ट्रेस आपने निकाला, क्या होगा सर? अलाउबल स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपके पास यहाँ पर आ गया। और फाइनली आपने सेफ लोड निकाल दिया है तो कितना आया सर? आपके पास 15 टन आ गया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है कि इफ द डेप्थ ऑफ टू कॉलम सेक्शंस आर इक्वल व्हेन द कॉलम स्प्लाइसेस इज प्रोवाइड। अगर दोनों ही सेक्शन कॉलम के दोनों ही क्या दिए है? इक्वल दिए है, तो उस कंडीशन में हम कोई भी स्प्लाइसेस नहीं करेंगे। नो स्प्लाइसेस शुड बी यूज्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो स्प्लाइसेस इज यूज्ड। क्यों नहीं? क्योंकि स्प्लाइसेस का यूज आप तभी करेंगे अगर आपके सेक्शन में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आ रहा हो। ठीक है, स्प्लाइसेस का यूज आप कब करेंगे? जब आपके सेक्शंस में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28। 29 देखिएगा, स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लॉन्ग कॉलम इज। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन। ए बाई आर नहीं होता तो सर फॉल्स हो गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस सर फॉल्स हो गया है। रेडियस ऑफ जाइरेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉल्स हो गया है। लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन सर ट्रू हो गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि परफोरेटेड कवल प्लेट्स आर पर्टिकुलरली सुटेबल बिल्ट अप सेक्शन। कौन सी प्लेट की बात कर रहा है वो? परफोरेटेड। तो
तो जब हम बिल्ट अप सेक्शन में उसका यूज करते हैं तो वहां पे जो एंगल सेक्शंस होते हैं वो आपके चैनल प्लेस बैक टू बैक होते हैं, या चैनल प्लेस टो टू टो होते हैं, या 4 एंगल बॉक्स सेक्शन होता है। तो क्या होते हैं सर आपके पास 4 एंगल बॉक्स सेक्शन के होते हैं। और जब वो 4 एंगल बॉक्स सेक्शन के होते हैं तो उस केस में जो मेरी शेप होती है ना भाई, वो कैसे होती है सर आपके पास, इलिप्टिकल होती है। कैसे होती है, इलिप्टिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर बन जाएगा वो आपके पास सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द थिकनेस ऑफ सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो देखिएगा मैंने आपको पहले भी ये बता चुका था, सिंगल लेसिंग के केस में हमने देखा था, सिंगल लेसिंग के केस में, सिंगल लेसिंग के केस में थिकनेस सर शुड नॉट बी लेस देन एल इफेक्टिव बाई 40। और अगर मैं बात करता हूं डबल लेसिंग के केस में, तो डबल लेसिंग के केस में कितनी थी सर, टी शुड नॉट बी लेस देन एल इफेक्टिव बाई 60। तो आज किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, आज बात की जा रही है सिंगल फ्लैट लेसिंग सिस्टम। तो किससे कम नहीं होना चाहिए, 140 लेंथ बिटवीन इनर एंड ऑफ रिविट्स। क्लियर है, यस सर। तो आपका ये हो चुका है, सिंगल लेसिंग भी हमने बता दिया है और डबल लेसिंग भी आपका क्लियर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन है। बोला है IS 800 1984 रिकमेंड दैट द स्प्लाइसेस प्लेट द नंबर ऑफ रिविट कैरिंग कैलकुलेटिंग shear स्ट्रेस थ्रू ए पैकिंग ग्रेटर देन, पैकिंग अगर क्या हो आपके पास ग्रेटर देन 6 mm हो, इज टू बी इंक्रीज बाय 2.5% ऑफ एवरी, कितने पे आपको मतलब 2.5% आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हर 2 mm पर आपको 2.5% का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपके पास 2 mm हो जाएगा। ठीक है, तो 2 mm आपका कहाँ पे है सर, आपका ऑप्शन सी में है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है कि इफ ए रोल्ड स्टील फ्लैट डिजाइन, फ्लैट डिजाइन सेक्शन दिया है आपके पास, क्या दिया है सर 55 ISF इंटू 12। तो क्या आप यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर 55 इंटू 12। तो एरिया आ गया है, पहले आप एरिया निकाल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा सर 55 इंटू 12, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 660 mm स्क्वायर। एरिया आ गया सर हमारे पास यहाँ पर, बिल्कुल सही। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है देन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, आपको आर मिनिमम निकालना है। और आर मिनिमम क्या हो जाता है सर, आई बाई ए हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है यहाँ पर, फ्लैट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। और फ्लैट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी टी क्यू बाई 12 होता है। यस सर, जहां पे बी आपके पास 55 दे दिया गया है और टी आपके पास 12 दे दिया गया है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बी कितना है सर मेरे पास 55 इंटू 12 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 55 इंटू 12 का क्यूब, ये आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से कितना आ रहा है 7920 mm4 आ गया है आपके पास। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको फ्लैट सेक्शन की रिप्रेजेंटेशंस क्लियर हुई है। सर अगर 55 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी विड्थ को, 12 का रिप्रेजेंट कर रहा है सर उसकी थिकनेस को। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ से आपने सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल दिया है और सर आपने यहाँ से एरिया भी निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैं क्यों ना सर आर मिनिमम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरे पास 7920 डिवाइडेड बाय कितना, एरिया कितना है सर हमारे पास 660। देखिएगा ये mm² है और ये आपके पास mm4 है। स्क्वायर से 4 गया तो यहाँ पर स्क्वायर बच गया, स्क्वायर से रूट गया तो mm आ जाएगा। तो यहाँ पर सर 7920 डिवाइडेड बाय 660, ये आ गया है 12 आ गया है, रूट 12 निकालिएगा आप, रूट 12। तो रूट 12 कितना आ जाएगा 3 पॉइंट। तो आर मिनिमम जो मेरे पास आएगा वो आपके पास 3.464 mm आ गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपके पास सी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फ्लैट सेक्शन की रिप्रेजेंटेशंस क्लियर हुई, बिल्कुल सही। अगर कभी गलती से आपको रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाए कि 55 क्या इंडिकेट कर रहा है आपकी विड्थ को और 12 क्या इंडिकेट कर रहा है आपकी थिकनेस को, तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा BT क्यू बाई 12। और यहाँ से सर आपने एरिया फाइंड आउट कर दिया है, एरिया भी आ गया है
फाइनली आपके पास आर मिनिमम निकल के आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि एज पर कोडल प्रिजन द इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ कैंटिलीवर स्टील कॉलम। अब कैंटिलीवर स्टील कॉलम कैसा होता है, जिसका वन एंड फिक्स हो और अदर एंड सर उसका फ्री हो। बिल्कुल, तो यही कंडीशंस बन रही है सर, एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो। तो इस कंडीशंस में मैं क्या निकालूंगा, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ जो मेरी आएगी इस कंडीशंस में कुछ इस तरह से बनेगा इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व। यस सर, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व जब हम बनाएंगे तो यहाँ से मेरे पास जो एल इफेक्टिव आया जाएगा वो आपके पास क्या हो रहेगा, 2.0 एल रहेगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे एल कितना है, एल बोला गया आपके पास नहीं दिया गया है तो आप 2L ही लिख देंगे, ठीक है, नहीं दिया है तो ये आपके पास 2L आ गया है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल दिया है एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L आ गया है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि यूलर्स फॉर्मूला होल्ड गुड ओनली। यूलर्स फॉर्मूला का यूज हम कहाँ करते हैं, शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम। तो सर हम लॉन्ग कॉलम के लिए करते हैं, किसके लिए, लॉन्ग कॉलम। और अगर दोनों कॉलम की बात करते हैं तो दोनों कॉलम के लिए सर हम रैंकाइंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, रैंकाइंस फॉर्मूला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूलर्स का हम कब करते हैं और रैंकाइंस का हम कब करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो रैंकाइंस का सर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए करते हैं, बट यूलर का सर हम सिर्फ ओनली लॉन्ग के लिए करते हैं, वेरी लॉन्ग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है कि यूलर्स बकलिंग लोड निकालना है, यानी कि PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव स्क्वायर। क्या होगा आपके पास, L इफेक्टिव स्क्वायर। कब निकालना है, आपको बोला है कि जब कंडीशन क्या है कि वन एंड फिक्सर अदर एंड हिंज्ड दिखेगा तो एल इफेक्टिव इस कंडीशंस में क्या आएगा, तो दो बनेंगे आपके पास 0.70 एल और दूसरा 0.80 एल। 0.70 का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं √2 देखूं यहां से तो 1/√2 करता हूं तो यस सर इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास L/√2 लिख सकता हूं सर मैं इसको, इस वाली स्टेटमेंट को। यस सर, तो यहाँ पे जो मैं एल इफेक्टिव लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, L/√2। तो यहाँ पे जरा सॉल्व कीजिएगा, पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय क्या किया सर हमने, एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो एल इफेक्टिव का स्क्वायर बोले तो L/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे L का भी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास और आपका √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा रूट से आपका स्क्वायर हट गया, बिल्कुल यहाँ पे एल स्क्वायर है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या कंडीशन बनेगी, 2 पाई स्क्वायर EI ओवर एल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। तो देखिएगा है कहीं पे, बिल्कुल सर 2 पाई स्क्वायर EI ओवर एल स्क्वायर। तो आपके पास जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा सर, बी इसका राइट आंसर बन गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम विच इज सपोर्टेड थ्रू आउट दिस लेंथ, कि उसको सपोर्ट किया गया है थ्रू आउट दी लेंथ बाय मेशनरी। मतलब वो चारों साइड से क्या है आपका स्ट्रक्चर्स जो भी है वो चारों तरफ से सपोर्टेड है। जब चारों तरफ से सपोर्टेड है तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ क्या आएगा सर, 0 आएगा। ऑल दी फोर साइड लिखिएगा, ऑल दी फोर साइड, फोर साइड कैसा है सर, वो आपके पास सपोर्ट किया गया है, सपोर्टेड बाय मैशनरी वॉल से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। ठीक है, अगर वो चारों तरफ से सपोर्ट है तो उस कंडीशन में मेरे पास एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो अगर मैं बताऊं तो ये क्या होता है सर, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम होता है। यस सर, एल इफेक्टिव क्या आ गया सर, 0 डिवाइडेड बाय आर मिनिमम कितना आ गया है, 0। तो उस कंडीशन में मेरा स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा सर, आपके पास 0 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते, तो ध्यान रखना कि अगर आपका चारों तरफ से सपोर्ट है मैशनरी वॉल से तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ आपके पास 0 आएगा, और इफेक्टिव लेंथ 0 आएगा तो स्लेंडरनेस रेशियो भी आपका 0 रहेगा। तो इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पे पार्ट 5 था उसको भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अब आज का लास्ट सेशन बचता है, यानी कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाते हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। तो जब तक मैं आपका नेक्स्ट
पार्ट लेकर आता हूँ, तब तक आप अपना प्रीवियस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। तो मिलते हैं हम आपको नए वीडियोस में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर।